वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? फाइनली हमारी ऊप्स विद जावा का यूनिट 4 आ गया है। और इस यूनिट 4 मतलब ये जो लेक्चर है हमारा, ये लेक्चर 18 है। और इसके अंदर हम काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देख लेंगे जो आपके एग्जाम से काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के लिए। तो मैं मतलब ज़्यादा देर नहीं करता, सॉरी, बस ये बोलना चाहता हूँ क्योंकि लेक्चर आने में काफ़ी टाइम हो गया और भी सब्जेक्ट में पढ़ा रहा था क्योंकि और सब्जेक्ट के भी एग्जाम थे, ठीक है। सो अगर हम बात करें जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क की, तो जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क एक हमारी मतलब जावा के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करता है। अगर आप जावा पढ़ रहे हो तो आपको ये आना ही चाहिए। आप कभी भी अगर कॉम्पिटिटिव वगैरह प्रोग्रामिंग करते हो जावा के अंदर, तो आपको ये जो फ्रेमवर्क है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अगर आप कोई भी बड़ा अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो तब भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। क्योंकि फ्रेमवर्क का मतलब आपको क्या समझ में आता है? फ्रेमवर्क एक मतलब ऐसी चीज़ जो आपको पहले से बनी बनाई मिल जाती है, ठीक है, और आप उसे अपने डायरेक्टली एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बस बस इतना समझो, ठीक है, फ्रेमवर्क से। कलेक्शन क्या होते हैं? कलेक्शन हमारा एक ग्रुप होता है। एक एक करके सारी चीजें समझेंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो अगर आप एकेटिव सेकेंड ईयर में हो और आपका सब्जेक्ट कोड है PCS 403, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट 4 का हमारा जो सिलेबस है वो देख सकते हो आप यहाँ पे। कलेक्शन जावा यहाँ से लेकर हम देखने वाले हैं यहाँ तक। इस लेक्चर के अंदर इतना हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क मतलब हर एक चीज है आपके सिलेबस में, यार पता नहीं क्यों इतना बड़ा सिलेबस है ना। सो यहाँ पे जो लेक्चर 18 है हमारा, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है यूनिट 4 का। और इस लेक्चर के अंदर मैंने यहाँ पे सारे आपके आज के एजेंडा यानी कि आज के टॉपिक लिख दिए हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले कलेक्शन इन जावा। मतलब अभी कलेक्शन की बात करें, ठीक है। जैसे कि आपने एरे पढ़ा है, एरे क्या है? कलेक्शन है। लिस्ट क्या है? एक कलेक्शन है, ठीक है। मतलब ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट, उसे अगर हम सिंगल यूनिट कहना चाहें तो उसे हम कलेक्शन कह सकते हैं, ठीक है। देखो, अ कलेक्शन इन जावा इज अ सिंगल यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट्स नोन एज एलिमेंट, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट को हम एलिमेंट कह रहे हैं यहाँ पर, और उसको अगर हम बहुत सारे जैसे कि ये इन सब का अगर हम एक ऑब्जेक्ट बना दें, मतलब इसका एक सिंगल यूनिट बना दें इन सब ऑब्जेक्ट्स का, तो हम उसे क्या कह सकते हैं? कलेक्शन कह सकते हैं। द जावा कलेक्शंस फ्रेमवर्क प्रोवाइड अ सेट ऑफ इंटरफेसेस एंड क्लासेस टू हैंडल वेरियस टाइप ऑफ कलेक्शंस, ठीक है। और जो फ्रेमवर्क होता है, मतलब अभी हम कलेक्शन की बात करें, लेकिन जो कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, वो हमें सेट ऑफ इंटरफेसेस एंड क्लासेस प्रोवाइड करता है ऐसे कलेक्शन के ऊपर अलग अलग मतलब चीजें परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपके पास कोई कलेक्शन है, आपके पास मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आप चाहते हो कि इसमें से हमारे पास जिनके भी मार्क्स 90 से ऊपर हैं वो बच्चे बाहर आ जाएं, ठीक है। तो मतलब एक ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो वहां पर, ठीक है। तो वो ऑपरेशन आप मतलब यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हो, तो वो कंडीशन अप्लाई आपको बिल्कुल स्क्रैच से ना लिखनी पड़े, आपको डायरेक्टली एक फंक्शन मिल जाए, ठीक है। या फिर आप एक नया स्टूडेंट उसके अंदर ऐड करना चाहते हो कलेक्शन के अंदर, तो सारी चीजें आपको पहले से मिल जाएंगी, बस आपको वो फंक्शन को कॉल करना है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कलेक्शन आर यूज टू स्टोर, रिट्रीव, मैनिपुलेट एंड कम्युनिकेट एग्रीगेटेड डेटा, ठीक है। देखो, मतलब आपको कोई भी डेटा के अंदर स्टोर करना है, कुछ भी डेटा को रिट्रीव करना है, कुछ भी उसे चेंजेस करने, मैनिपुलेट करना है, ठीक है। तो वो सब आप इससे कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर एक हमारा क्या है, ग्रुप है, किसका? बुक्स का ग्रुप है ना। और अगर हम बात करें तो इसकी जो सिंगल बुक है, जो एक बुक है, उसे हम कह सकते हैं क्या? सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब बुक इज सिंगल, ठीक है। बुक इज सिंगल ऑब्जेक्ट, मतलब एक बुक क्या है? एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। लेकिन ग्रुप ऑफ बुक्स, अगर हम ग्रुप ऑफ बुक्स की बात करें तो हम उसे क्या कह सकते हैं? कलेक्शंस कह सकते हैं, ठीक है। तो कलेक्शन आई होप क्लियर होगा। और यूजेस क्या है कलेक्शन के? ये आपकी मेमोरी यूजेस को काफ़ी अच्छे, मतलब मेमोरी को काफ़ी अच्छे से यूज़ करता है, कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ा देता है, और इसके अंदर स्टोरिंग एल्गोरिथम भी होते हैं बिल्ट इन। और इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो भी अच्छी खासी होती है। मतलब आप अगर खुद से लिखने जाओगे ना तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी शायद अच्छी ना हो, लेकिन ये काफ़ी ऑप्टिमाइज आपको कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाती है, ठीक है। ये था। और कोड रीडेबिलिटी कैसे बढ़ जाती है कि अगर आप एक एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग चीज़ें अलग अलग लिख अलग अलग स्टोर करोगे, तो यार आपका बहुत बड़ा कोड हो जाएगा, तो उस पढ़ने में नहीं आएगा। लेकिन आप उसे एक कलेक्शन के अंदर स्टोर करोगे तो वो काफी छोटा कोड रहेगा और पढ़ने में भी आएगा, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर होगी। अब देखते हैं फ्रेमवर्क क्या होता है। मतलब मैं आपको पहले कलेक्शन बताऊंगा, फिर आपको फ्रेमवर्क बताऊंगा, फिर आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क बताऊंगा, ठीक है। सो फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क इज अ स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म that provide a foundation of predefined classes, methods, and tools to help developer build and manage software applications
मोर इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। यही हमारी पूरी डेफिनेशन है। इसका मतलब ये है कि आपको बना बनाई एक मतलब चीज मिल जाती है। उस चीज की वो क्या क्या चीजें होती हैं, आपको प्री डिफाइंड क्लासेस मिल जाती हैं, आपको प्री डिफाइंड मेथड्स मिल जाते हैं, आपको प्री डिफाइंड ऐसे टूल मिल जाते हैं जो कि आपके जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसको काफी इफेक्टिवली और इफिशिएंटली मैनेज करने में और बिल्ड करने में आपको हेल्प करती है। ठीक है, तो आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप हो डेवलपर। ठीक है, मतलब आप अगर डेवलपर हो, ठीक है, तो आपको काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। आपने फ्रेमवर्क चुने होंगे, जैसे कि आप समझो, एक मैं एग्जांपल लूँ तो रिएक्ट जेएस है। ठीक है, रिएक्ट जेएस है हमारा, वो जावास्क्रिप्ट का ही फ्रेमवर्क है ना, तो फ्रंट एंड के लिए यूज होता है। तो उसमें क्या है, आप बनी बनाई लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, बनी बनाई मेथड्स हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज करते हो और अपने मतलब अच्छा से स्ट्रक्चर बना लेते हो। ठीक है, अब जैसे सीएसएस का फ्रेमवर्क है हमारा टेलविंड। ठीक है, तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको स्क्रैच से कोड नहीं लिखना पड़ता, आपको डायरेक्टली आप क्या करते हो, वहाँ पे क्लासेस मेंशन है, आप उन क्लासेस को यूज कर लेते हो। ठीक है, ऐसे ही फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, इन जनरल इट इस्टेब्लिश अ स्टैंडर्ड वे टू build and deploy application offering reusable component and प्रमोटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेसिकली जो इसके अंदर चीजें लिखी हुई है ना, वो बहुत स्टैंडर्ड वे में लिखी हुई है। ठीक है, मतलब कि कोड काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। ठीक है, अगर आप खुद से लिखने जाओगे तो आपका टाइम भी बहुत लगने वाला है और आप शायद उस लेवल का ऑप्टिमाइज नहीं कर पाओ कोड को। ठीक है, सो ये क्या करता है, रीयूजेबल कंपोनेंट को देता है, यानी कि आप उसे बार बार यूज कर सकते हो कहीं पर भी। ठीक है, जैसे आपने एक कैलकुलेटर का कोड लिखा, ठीक है, अगर आपको कैलकुलेटर की जरूरत कहीं भी आपको एप्लीकेशन के अंदर पड़ रही है तो आप उसे पूरा का पूरा उठा के लिख लो। ठीक है, पूरा का पूरा उठा के वहां पे लगा दो, आप वो वापस लिखने तो नहीं जाओगे, है ना। रीयूजेबल का ये हो गया। अब देखो यहाँ पर है ना, ये जो बॉक्स बना हुआ है, जो पूरा बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है क्या, इसे कहते हैं फ्रेमवर्क। और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं, ठीक है, ये है हमारी क्या, सेट ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस। ठीक है, इंटरफेसेस एंड क्लासेस का कॉन्सेप्ट आपको पता है। क्लासेस के अंदर हम पूरा सब कुछ लिखते हैं, इंप्लीमेंट वगैरह करते हैं, लेकिन इंटरफेस के अंदर हम कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं करते, बस क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि मतलब क्या होने वाले हैं आपके मेथड्स, उन्हें इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, सो आई होप ये भी क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू कलेक्शन फ्रेमवर्क। सो बेसिकली अब कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होते हैं हमारे। कलेक्शन आपको समझ में आ गया, फ्रेमवर्क आपको समझ में आ गया, बस हो गया काम। अब देखो जावा के अंदर कलेक्शन फ्रेमवर्क होते हैं। इट इज कॉम्प्रहेंसिव सेट ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस दैट प्रोवाइड ए स्टैंडर्डाइज्ड वे टू मैनेज ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो उन्हें अगर मैनेज करना है तो उसे कौन मैनेज करेगा, स्टैंडर्ड वे में कलेक्शन फ्रेमवर्क करेगा। ठीक है, जावा के अंदर इट ऑफर डेटा स्ट्रक्चर सच एज लिस्ट, सेट, क्यूज एंड मैप। ठीक है, ये जो चार आपके डेटा स्ट्रक्चर हैं आपने पढ़े भी होंगे अपने डीएस के सब्जेक्ट में, तो इनको ये अब मैनेज करता है। ठीक है, मतलब आपको इन्हें बना, जैसे आपने ना, आपको पता होगा लिंक लिस्ट का जब कोड लिखते हैं आप, तो काफी टाइम लगता है ना लिंक लिस्ट बनाने में, लेकिन यहाँ पर आपको बनी बनाई लिस्ट मिल जाती है, आपको बस लिखना है उसका नाम लिंक लिस्ट और आपका बन जाती है। ठीक है, आपको सेट बनाने में काम करना पड़ता है, आपको क्यू बनाने में काम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ आपको बना बनाया मिलेगा। ठीक है, और उनके ऊपर आपको ये जो शॉर्टिंग, सर्चिंग, मैनिपुलेटिंग डेटा, मतलब उसके अंदर चेंजेस, वो सब आप कर सकते हो। इसके अंदर आपको बने बनाए एल्गोरिथम्स मिलेंगे। ठीक है, दिस फ्रेमवर्क सिंप्लीफाइज डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग रीयूजेबल कंपोनेंट्स। ठीक है, आपको रीयूजेबल कंपोनेंट्स मिलेंगे, एनहेंसिंग कोड क्वालिटी को बढ़ा देगा, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस एंड थ्रू वेल ऑप्टिमाइज इम्प्लीमेंटेशन। अब आपकी कोड की क्वालिटी कैसे बढ़ेगी, इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज लिखा हुआ है। ठीक है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी काफी ऑप्टिमाइज्ड है ना, समझ में आ गया। और ये इंटरफेसेस प्रोवाइड कराता है, उसके इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कराता है और बहुत सारे आपको एल्गोरिदम प्रोवाइड कराता है। तो अगर पेपर में आ जाता है डिफाइन कलेक्शन फ्रेमवर्क, आप पहले कलेक्शन समझाओगे, फ्रेमवर्क समझाओगे और फिर कलेक्शन फ्रेमवर्क समझाओगे। ठीक है, सो आई होप सारी चीजें क्लियर हैं, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं हायरार्की ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो ये देखो बहुत प्यारा सा यहाँ पे डायग्राम है और जिन्हें याद करने में काफी टाइम लग जाता है। तो देखो यहाँ पे ना एक हायरार्की बनी हुई है हमारे कलेक्शन फ्रेमवर्क की। तो देखो सबसे पहले जो सबकी रूट है, सबका रूट जो इंटरफेस है, यहाँ पर ये याद रखो कि ये जो पिंक, ये जो है ना, ये वाला कलर है थोड़ा सा ग्रीनिश कलर है। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, वो हमारे इंटरफेसेस हैं, और जो ये ब्लू जैसा कलर है वो क्या है, हमारे क्लासेस हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और क्लासेस और इंटरफेस समझ में आ गए। अब देखो यहाँ पर जो हमारा ये है, ये ट्रेबल है, ट्रेबल सबका क्या है, रूट है। ठीक है, ट्रेबल क्या है, रूट है।
कलेक्शन का भी रूट है। मतलब कि इंटरफेस इटरेबल है ना, उसके वो सबका रूट है ना। मतलब अब है ना, हम जब पूरे सिलेबस के अंदर यही सारी चीजें एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले हम इटरेबल पढ़ेंगे, फिर हम कलेक्शन पढ़ेंगे, ये क्या होता है कलेक्शन इंटरफेस, फिर हम लिस्ट इंटरफेस पढ़ेंगे, फिर लिस्ट इंटरफेस के अंदर ये जो चारों के चारों क्लासेस हैं इन्हें पढ़ेंगे, फिर क्यू पढ़ेंगे, फिर क्यू के अंदर जो भी चीजें हैं उसे पढ़ेंगे, फिर सेट पढ़ेंगे, सेट के अंदर जो भी चीजें हैं इन्हें पढ़ेंगे, फिर हम मैप पढ़ेंगे, मैप के अंदर वाली चीजें पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर सारी चीजें नहीं समझाऊंगा, है ना, मतलब कि एक एक करके बताऊंगा, पूरे यही तो पढ़ना है, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। बस प्लीज ये वाला आपको डायग्राम याद करना है, ठीक है। अगर आपने ये वाला डायग्राम याद कर लिया तो पक्का 7 नंबर तो पक्के, मुझे पता है हायरार्की आने वाली है कलेक्शन फ्रेमवर्क की, ठीक है। तो आपको ये याद करनी है और प्लीज ये बना कर आना है, ठीक है। देख लो यार, ऐसी की ऐसी बनाया ना, ठीक है, 2-3 बार बनाओ, आई मुझे पता है, देखो टाइम लगता है, हार्ड है थोड़ी सी, लेकिन हाँ बनाओगे तो बन जाएगी, ठीक है। तो चलो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या इटरेबल इंटरफेस, यहाँ पे देख रहे हैं इटरेबल इंटरफेस, ठीक है। तो इटरेबल इंटरफेस होता क्या है, इटरेबल का क्या मतलब है। इटरेबल यानी कि एक ऐसा कलेक्शन जो कि इटरेट इटरेट कर सकता है, ठीक है। इटरेबल, ठीक है, इटरेट यानी कि उसके ऊपर ट्रैवर्स कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं। इटरेट अपने उसके अंदर पड़ता है लूप के अंदर, ठीक है। द इटरेबल इंटरफेस, बेसिकली इटरेबल इंटरफेस ने ना एक चीज प्रोवाइड करा था, उसे कहते हैं फॉर ईच लूप, ठीक है। फॉर ईच लूप बेसिकली क्या होता है कि मतलब वो ऐसा एक मेथड आपको प्रोवाइड करा दिया कि आप भाई कलेक्शन के ऊपर आराम से इटरेट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, मतलब आपको एक इटरेटर प्रोवाइड करा देता है। द इटरेबल इंटरफेस इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क एंड प्रोवाइड अ फाउंडेशन ऑफ ऑल कलेक्शन types that can be iterate over using an enhanced for loop, ठीक है, also known as द फोर ईच लूप और एन इटरेटर, ठीक है। अभी हम इसे भी अच्छे से पढ़ेंगे इटरेटर को। तो देखो, मतलब ये आपको इटरेटर प्रोवाइड कराता है इटरेबल, जिससे कि ना आप, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर जो हायरार्की है ना, यहाँ पर जो इटरेबल के अंदर जो भी चीजें होंगी वो कलेक्शन के अंदर होंगी, ठीक है। जो कलेक्शन के अंदर सारी चीजें होंगी वो लिस्ट के अंदर होंगी, ठीक है। अब जो लिस्ट के अंदर सारी चीजें होंगी वो एरे लिस्ट के अंदर भी होंगी, लिंक लिस्ट के अंदर भी होंगी, वेक्टर के अंदर भी होंगी और स्टैक के अंदर भी होंगी, ठीक है। क्योंकि अब देखो, स्टैक के अंदर इटरेबल वाली चीजें भी होंगी, कलेक्शन वाली चीजें भी होंगी और लिस्ट वाली चीजें भी होंगी। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों है इसकी क्या है, पेरेंट क्लास है, तो इसमें ना सारी की सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर होंगी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ये जो फोर ईच लूप वाली प्रॉपर्टी होती है वो सारे के सारे कलेक्शन के अंदर आ जाती है, क्योंकि ट्रेबल क्या है, सबका रूट है, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन द जावा डॉट लैंग पैकेज, ठीक है, जावा डॉट लैंग के अंदर ये होता है। एंड इज द रूट इंटरफेस फॉर ऑल द कलेक्शन क्लासेस इन द जावा, ये मैंने आपको बता दिया। कोर मेथड क्या है, ट्रेबल इंटरफेस, ठीक है। कोर मेथड ऑफ द इंटरेबल इंटरफेस कैसे बनाते हैं, यहाँ पर आपने लिखना है इटरेटर, और जिस टाइप का आपको चाहिए यहाँ पर टी के अंदर डिफाइन कर देना है, मतलब ब्रैकेट के अंदर डिफाइन कर देना है टी की जगह पर, और यहाँ पर आपको इटरेटर कॉल कर दिया, ठीक है। तो आपको ये क्या मिल जाएगा, इटरेटर मिल जाएगा। रिटर्न एन इटरेटर ओवर एलिमेंट्स ऑफ टाइप टी, टी टाइप का आपको एक इटरेटर मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने कलेक्शन के ऊपर इटरेट करा सकते हो। और ये रहा इसका कोड, पब्लिक इंटरफेस इटरेबल टाइप लिखा यहाँ पर, और आपको यहाँ पर क्या मिल गया, इटरेटर मिल गया, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा सब कुछ। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा इटरेटर इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा इटरेबल इंटरफेस, देखते हैं इटरेटर इंटरफेस, यानी कि जो मतलब इटरेटर इंटरफेस किसे इंप्लीमेंट कर रहा होगा, इटरेबल वाले को। क्यों? क्योंकि इटरेबल के अंदर ही हमारा इटरेटर आता है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, बस ये समझो कि इटरेबल यानी कि जो हमारा क्या कर सकता है, जिसके ऊपर हम इटरेट कर रहे हैं, ठीक है। और कौन प्रोवाइड करा रहा है हमें इटरेटर, इटरेबल प्रोवाइड करा रहा है। अब हम देखेंगे इटरेटर होता क्या है, ठीक है। बिल्कुल देखो, मेरे को पता है थोड़ा सा कंफ्यूजन है। द इटरेटर इंटरफेस इन जावा इज अ पार्ट ऑफ जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। ये जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट है, जितनी भी हम चीजें पढ़ेंगे सब कुछ जावा कलेक्शन का फ्रेमवर्क का पार्ट है, ठीक है। प्रोवाइड्स अ वे टू ट्रैवर्स थ्रू द एलिमेंट ऑफ कलेक्शन सिक्वेंशियली विदाउट एक्सपोजिंग द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ द कलेक्शन। ये हमें एक मेथड प्रोवाइड कराता है, जिससे कि हम क्या कर सकें, पूरे के जितने भी एलिमेंट है ना कलेक्शन के अंदर, उन पे सिक्वेंशियली ट्रैवर्स कर सके, उन्हें बिना एक्सपोज करे, ठीक है। सो और सिक्वेंशियली का क्या मतलब है, ये एक ही डायरेक्शन में आपका ट्रैवर्स करेगा। ये आप ऐसे नहीं कि आप कहीं कभी भी बैकवर्ड आ गए, कभी भी आगे बढ़ गए, ये एक ही डायरेक्शन में आपका इटरेट करेगा। जैसे कि आपके पास 1 2 3 4 ऐसे करके एक आपके पास एरे है, ठीक है। आपके पास एक इटरेटर है कि क्या करो भाई, सबके सबके पास जाओ, आपने आई चला दिया, इसके पास जाओ, इसके पास जाओ, और सबको क्या कर दो, प्रिंट करा दो, ठीक है। तो ये क्या है, इटरेटर है, सबके पास जा रहा है, ठीक है। इट इज एन इंटरफेस इन द जावा यूटिल पैकेज, ये जावा यूटिल पैकेज में होता है। एंड इट
and is widely used to iterate over the element of various collection like list, set, क्यू, इन सब पे iterate करने के लिए फेमस है, ठीक है। मतलब यूज होता है फाइल वाइडली। की फीचर क्या है इसके इटरेटर इंटरफेस के, मैं आपको सबके की फीचर बताने वाला हूँ क्योंकि एग्जाम के अंदर की फीचर जरूरी है। यूनिफाइड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन ट्राइवर्सल, यानी कि ये क्या है, द इटरेटर प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड वे टू ट्राइवर्स एलिमेंट इन अ कलेक्शन मेकिंग इट इजियर टू हैंडल डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्शन यूनिफॉर्मली, ठीक है। मतलब कि ये एक यूनिफाइड है, मतलब कि ये समझ सकते हो आप, ये एक ही डायरेक्शन में करता है और काफी अच्छे से करता है ना, ये सिक्वेंशली, तो ये काफी सारे कलेक्शंस में आराम से यूज हो जाता है, ठीक है। सपोर्ट रिमूवल, अब देखो ये रिमूवल को भी सपोर्ट करता है। इसका मतलब क्या है, इट अलाउ द रिमूवल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द अंडरलाइंग कलेक्शन ड्यूरिंग द इटरेशन। मतलब आप चाहो ना तो इटरेशन जैसे कर रहे हो, आप चाहते हो कि 2 को मुझे रिमूव करना है, 3 को मुझे रिमूव करना है, तो आप कर सकते हो। अब हम देखते हैं इसके मेथड्स, ठीक है। तो देखो कॉमन मेथड्स इन इटरेटर इंटरफेस, अगर आप इटरेटर इंटरफेस को यूज कर रहे हो तो उसके आप मेथड्स को आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो पहला आपका मेथड होता है हैज नेक्स्ट। हैज नेक्स्ट क्या होता है आपका, हैज नेक्स्ट आपको नाम से पता चल रहा होगा, हैज नेक्स्ट क्या नेक्स्ट है, ठीक है। returns true if there are more element to the iterate over, otherwise it return false, ठीक है। मतलब अगर आपने ये चला दिया तो या मतलब जैसे कि आपके पास यहाँ पे लिस्ट थी ना, तो ये बताए, ये जैसे अगर 2 पर है, ठीक है, तो हैज नेक्स्ट आपने लगाया तो ये बताएगा क्या आगे कोई एलिमेंट है। अगर जैसे यहाँ पर 3 है तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर आप जैसे 4 पर हो, ठीक है, तो ये आगे क्या एलिमेंट है, नहीं है, तो ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा आपको फॉल्स की भाई आगे एलिमेंट नहीं है, ठीक है। और दूसरा आता है आपका नेक्स्ट, ठीक है, सबके अंदर 1 लिख गया, यहाँ पे 2 लिख लेना और यहाँ पे लिख लेना 3, ठीक है। अब देखो जो दूसरा होता है वो होता है नेक्स्ट, ठीक है। मतलब नेक्स्ट कोई अगर आपको नेक्स्ट एलिमेंट को चाहिए तो आप नेक्स्ट एलिमेंट ले सकते हो, रिटर्न द नेक्स्ट एलिमेंट इन द इटरेशन, जो भी नेक्स्ट एलिमेंट है उसे रिटर्न कर देगा ये। थ्रोस नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, अगर वहां पे कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। मतलब देखो आपने जैसे कि यहाँ पे एक एरे बना हुआ है ना, जैसे 1 2 3, ठीक है। तो इसके अंदर आप जैसे 1 पर हो, ठीक है, तो आपने नेक्स्ट चलाया तो आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अगर 3 पर हो तो आपने नेक्स्ट चलाया तो आपको क्या मिल जाएगा, एक आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा, थ्रोस, ये आपको एक्सेप्शन मिलेगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, ठीक है, आपको ये एक्सेप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब इससे इस एक्सेप्शन के बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप हैज नेक्स्ट को पहले चला सकते हो, अगर वो फॉल्स आ रहा है तो आप नेक्स्ट चलाओ ही मत, है ना। अब रिमूव, रिमूव क्या करता है, रिमूव बेसिकली रिमूव करता है, रिमूव द लास्ट एलिमेंट रिटर्न बाय द नेक्स्ट, ठीक है। बेसिकली नेक्स्ट ने जो भी आपको लास्ट एलिमेंट दिया है वो उसे रिमूव कर सकता है, ठीक है। मेथड फ्रॉम द अंडरलाइंग कलेक्शंस, दिस मेथड कैन बी कॉल्ड बाय ओनली वंस पर कॉल, ठीक है। मतलब कि आपने एक बार कॉल किया नेक्स्ट के बाद तो एक ही एलिमेंट को रिमूव कर देगा। इफ रिमूव इज कॉल्ड विदाउट कॉलिंग नेक्स्ट, अगर आपने नेक्स्ट को कॉल करे बिना रिमूव को कॉल कर दिया, और अगर रिमूव इज कॉल्ड मोर देन वंस, और अगर आपने रिमूव को एक से ज्यादा बार कॉल कर दिया तो वो एक आपको एक्सेप्शन देगा, क्या, इलीगल स्टेटमेंट एक्सेप्शन, ठीक है। ये चीजें याद रखना, 2 2 नंबर में पूछी जा सकती हैं, और अगर पूरे के पूरे कॉमन मेथड पूछे गए इटरेटर इंटरफेस के तो भाई 7 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। अब इटरेटर का मैंने एक एग्जांपल लिया है, देखो यहाँ पर हमने ना ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करा रखी है, मैंने आगे नहीं बताया एग्जांपल्स में इंपोर्ट कराना। तो जैसे आप एरे का यूज़ कर रहे हो, एरे लिस्ट का, तो आपने एरे लिस्ट करा रखी है, इटरेटर का यूज़ कर रहे हो तो आपको इटरेटर इंपोर्ट करा रखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था जावा यूटिल में होता है, लिस्ट को यूज़ कर रहे हो तो आपने जावा यूटिल से लिस्ट को इंपोर्ट करा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमने क्या बना रखी है, पब्लिक क्लास, और उसके अंदर मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के अंदर हम एक हमने क्या बनाया, यहाँ पर एक हमने बना ली एरे लिस्ट। अभी हम एरे लिस्ट आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको अभी एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पर हमने एक एरे लिस्ट बनाई, इसका एक हमारे पास मेथड होता है ऐड का, ठीक है, लिस्ट डॉट ऐड। हमने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज, ठीक है। अब आपके पास क्या है, एक लिस्ट है जिसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, एप्पल है, बनाना है और ऑरेंज है, ठीक है। सो देखो अब यहाँ पर आपने क्या किया, इटरेटर, स्ट्रिंग इटरेटर, और यहाँ पर आपको क्या मिल गया, एक आपको इटरेटर मिल गया, ठीक है। ये जो है आपका इटरेटर है, ये सबके पास अब इटरेट कर सकता है, ठीक है। लिस्ट डॉट इटरेटर फंक्शन आपने कॉल कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया, ये चीज है आपको समझ में आ गई, मतलब कि ये क्या करेगा, लिस्ट के ऊपर इटरेट करेगा, ठीक है। आपकी लिस्ट का नाम, आपकी जो एरे लिस्ट है उसका नाम लिस्ट है। अगर यार चीजें आपको समझ नहीं आ रही तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यार इतने मतलब मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ, ठीक है, इससे सिंपल वे में नहीं समझा रहा कोई। देखो यहाँ पर आपने वाइल लूप लगाया, वाइल लूप, और इसके अंदर आपने इटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट लिख दिया, यानी कि मतलब आपको आपने ना ये वाला लूप तब तक चलेगा जब तक कि एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जब तक इसके अंदर ट्रू आता रहेगा, जैसे ही आपके एलिमेंट खत्म हो जाएंगे वहां पे फॉल्स आ जाएगा और ये वाला लूप बंद हो जाएगा। ये वाला लूप जब तक चलेगा हैज नेक्स्ट का हमने यहाँ पर यूज कर लिया। अब देखो स्ट्रिंग बनाई हमने एक फ्रूट, और इक्वल टू लिख दिया इटरेट
डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो क्या होगा कि इसके अंदर जो भी नेक्स्ट एलिमेंट होगा ना वो हमारा फ्रूट के अंदर क्या आ जाएगा। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, फिर फ्रूट को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले जैसे कि हमारा एप्पल आया हमने प्रिंट करा दिया, बनाना आया हमने प्रिंट करा दिया, ऑरेंज आया हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है, इफ बनाना इक्वल्स फ्रूट, यानी कि मतलब अगर फ्रूट जो आपका ये जो स्ट्रिंग है ना, इसके अंदर कोई अगर ऐसा एलिमेंट आ जाता है जिसका नाम है बनाना, तो क्या करो भाई, उसे इटरेटर रिमूव कर दो। ठीक है, तो वो क्या कर देगा, उसे रिमूव कर देगा। ठीक है, तो रिमूव बनाना फ्रॉम द लिस्ट, तो लिस्ट में से क्या हो जाएगा, बनाना रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम अगर अपडेटेड लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो हमारे क्या आएगा आउटपुट, एप्पल एंड ऑरेंज, और हमारा जो बनाना है वो रिमूव हो जाएगा। आई होप पूरा क्लियर है सब कुछ कोड। अगर नहीं आए समझ में तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छे से समझाने की। ठीक है, अब देखो, अब आता है कलेक्शन इंटरफेस। अगर आप यहाँ पर हायरार्की देखो, तो देखो हायरार्की के अंदर हमने इटरेबल पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, इटरेबल के बाद अब हमें पढ़ना है कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन इंटरफेस। सो देखो आप देखते हैं कलेक्शन इंटरफेस। द कलेक्शन इंटरफेस इज द रूट इंटरफेस ऑफ द जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। ये क्या है, रूट इंटरफेस है। इसके ऊपर बस एक इटरेबल ही तो है। इट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसे क्या कहते हैं, हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। प्रोवाइड स्टैंडर्ड मेथड्स टू मैनिपुलेट दीज एलिमेंट। ठीक है, देखो मेन फंक्शन ये है कि कलेक्शन भाई बहुत सारे आपको मेथड दे देता है जिससे कि आप मैनिपुलेट कर सके हो अपने एलिमेंट्स को। ठीक है, तो देखो यहाँ पर की मेथड्स लिख रखे हैं, कौन कौन से, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, सारे मैं आपको नहीं यहाँ पे बता सकता, लेकिन मैंने मैक्सिमम बताने की कोशिश करी है। ठीक है, यहाँ पर सो देखो, यहाँ पर पहला क्या है हमारा, बूलियन ऐड। ठीक है, बूलियन ऐड हमने पहले ही देख लिया, ये क्या करेगा भाई, ऐड करेगा। ठीक है, मतलब कि ऐड एलिमेंट टू द कलेक्शन, ये ऐड कर देगा। रिमूव, रिमूव क्या करेगा, कोई अगर आपको एलिमेंट रिमूव करना है तो वो रिमूव कर देगा। कंटेन, कंटेन चेक करेगा क्या कलेक्शन के अंदर ये स्पेसिफाइड एलिमेंट है भी या नहीं। अभी मैं आगे आपको एग्जांपल बताऊंगा तब समझ में आ जाएगा। साइज, साइज आपको रिटर्न करेगा क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कलेक्शन, कितने एलिमेंट्स है आपके कलेक्शन के अंदर। फिर इटरेटर, इटरेटर, इटरेटर क्या आपको देगा, इटरेटर आपको एक इटरेटर देगा जो कि एलिमेंट, मतलब आप उसे इटरेट इटरेट कर पाओगे अ, अपने कलेक्शन के ऊपर। ठीक है, जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा था बनाकर ये वाला। अब देखते हैं बूलियन इज एम्प्टी। ये चेक करेगा क्या आपका जो कलेक्शन है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। फिर आएगा क्लियर। ये क्लियर किसके लिए यूज होता है, अगर आपको कलेक्शन के अंदर से पूरे के पूरे मतलब सारे के सारे एलिमेंट आपको रिमूव करने हैं तो आप इसे यूज करोगे। ठीक है, देखो सब इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब इसके जो है ना सब इंटरफेस कौन कौन से होते हैं। द कलेक्शन इंटरफेस इज एक्सटेंडेड बाय मोर स्पेसिफिक इंटरफेस लाइक स्टैक, सॉरी, लिस्ट, स्टेट एंड, क्या बोल रहा हूँ, लिस्ट, सेट एंड क्यू। ठीक है, बेसिकली ये जो तीन होते हैं ना आपके इंटरफेस, मतलब इन तीनों से ये इम्प्लीमेंट हुआ है कौन, कलेक्शन। आप देख सकते हो पहले हमारी जो हायरार्की है इसके अंदर देखो, कलेक्शन के बाद क्या आ रहा है, कलेक्शन के बाद आ रहा है लिस्ट, फिर आ रहा है क्यू, और एक आ रहा है सेट। फिर इसके नीचे ही तो सारी चीजें, कलेक्शन के नीचे तीन आ रही हैं, ये तीन जो कि इसके सब इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अ, अब देखते हैं क्या एग्जाम्पल इसका, किसका, कलेक्शन इंटरफेस का। सो मतलब कि सारे मेथड मैंने आपको एक एक बार यूज करके दिखा दिए हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास पहले हमने क्या किया, लिस्ट को इंपोर्ट कराया, कलेक्शन को इंपोर्ट कराया। ठीक है, आ गया समझ में। अब हमने एक कलेक्शन एग्जाम्पल नाम से एक क्लास बनाई, उसके अंदर एक हमने मेन फंक्शन लिखा है। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा है, एक एरे लिस्ट बना ली। ठीक है, एरे लिस्ट बनाते हैं, मतलब एग्जाम्पल में कलेक्शन का आपको एरे लिस्ट से समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर ना हमने एक एलिमेंट ऐड करा है, ये देखो ऐड फंक्शन हमने यहाँ पर यूज कर लिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, चेक करा क्या, साइज। यहाँ पर हमने साइज प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके कलेक्शन का साइज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो क्या कंटेन कर रहा है, तो डस कंटेन बनाना, तो यहाँ पर आपने लिखना है कलेक्शन डॉट कंटेन। आपने ना यहाँ पर क्या किया, बनाना यहाँ पर इसके अंदर पास कर दिया। ठीक है, तो देखो आपने यहाँ पर बनाना पास किया तो क्या होगा कि आपको ये बता देगा कि कलेक्शन के अंदर बनाना है या नहीं है। ठीक है, देखो इटरेटिंग ओवर एलिमेंट्स। अब देखो आप क्या करोगे, आप एलिमेंट्स के ऊपर अगर आपको इटरेट करना है तो आप इसका यूज कर लोगे, फोर का, फोर लूप का। ठीक है, फिर आता है रिमूविंग एन एलिमेंट। अगर आपको रिमूव करना है तो आपने लिख दिया रिमूव बनाना, अब रिमूव बनाना हो जाएगा। अब चेकिंग साइज एंड इफ कलेक्शन इज एम्प्टी। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, यहाँ पर साइज चेक करेगा और क्या करेगा, आपका कलेक्शन एम्प्टी है या नहीं वो चेक कर देगा। ठीक है, तो ऐसे मतलब सारा कोड होता है इजी इजी सा। क्लियरिंग द कलेक्शन, अगर आपको पूरा का पूरा कलेक्शन हटाना है तो आप ये कर दोगे, क्लियर फंक्शन कॉल कर दोगे, और फिर आप साइज देखोगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका जीरो आ रहा होगा, है ना। और यहाँ पर आपने एक बनाना रिमूव किया तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा, टू आ रहा होगा। ठीक है, और तो कहीं देख रहे हैं, हाँ यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर थ्री आ रहा होगा क्योंकि तीन है। ठीक है, समझ में आ गई सारी चीजें।
नेक्स्ट देखते हैं लिस्ट इंटरफेस। अब देखो, कलेक्शन के बाद हमारा तीन चीजें थी, लिस्ट, सेट एंड क्यू, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, लिस्ट देखेंगे, ठीक है। तो लिस्ट इंटरफेस क्या होता है, लिस्ट इंटरफेस होता है द लिस्ट इंटरफेस इज अ सब इंटरफेस ऑफ अ जावा कलेक्शन इंटरफेस इन द जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। ये तो आपको पता ही है, आपने अगर हायरार्की पढ़ी है तो। इट रिप्रेजेंट एन ऑर्डर्ड कलेक्शन, ठीक है। ये क्या करता है, आपको रिप्रेजेंट करता है किसे, ऑर्डर्ड कलेक्शन को। यानी कि ऑर्डर कलेक्शन का क्या मतलब है, अगर आपने लिस्ट के अंदर 1 2 3 एलिमेंट इंसर्ट करें, तो जब आप लिस्ट को प्रिंट कराओगे तो आपके 1 2 3 एलिमेंट ऐसे के ऐसे ही प्रिंट होंगे, ठीक है। मतलब आप ऐसा नहीं होगा कोई भी उसके अंदर कि 2 पहले आ जाए 1 पहले आ जाए, वो ऑर्डर में रहेंगे, वो सीक्वेंस में रहेंगे, ठीक है। Where element can be inserted, accessed and removed by their position index in the list। लिस्ट के अंदर आप कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो, उसे एक्सेस कर सकते हो, उसे रिमूव कर सकते हो बाय देयर पोजीशन, ठीक है। उसकी पोजीशन की हेल्प से, मतलब आपको इंडेक्स पता होना चाहिए। एरे पढ़ा है ना, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। द लिस्ट इंटरफेस अलाउज डुप्लीकेट एलिमेंट एंड मेंटेन द इंसर्शन ऑर्डर, ठीक है। बेसिकली उसके अंदर आप मतलब 2 बार 2 भी आप इंसर्ट कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट आप इंसर्ट कर सकते हो। और इसके अंदर मेंटेन रहता है उसका इंसर्शन ऑर्डर, ठीक है। मतलब कि आपने अगर 2 2, मतलब कि जो 2 जैसे आपने आपने इंसर्ट किया है 1 2 3 एंड देन 3 अगेन, तो वो जो आपने पहले 3 इंसर्ट किया है ना, वही आपका पहले ही रहेगा, ठीक है। उसमें कोई भी दिक्कत चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब ये बताना चाह रहा था। की कैरेक्टरिस्टिक एंड लिस्ट इंटरफेस। तो सबसे पहला होता है ऑर्डर कलेक्शन, ऑर्डर में रहता है, अलोज डुप्लीकेट एंड इंडेक्स्ड एक्सेस, ठीक है। इंडेक्स के थ्रू आप उसे एक्सेस कर सकते हो। स्टार्टिंग जीरो से होती है, मतलब जो पहला एलिमेंट होगा वो कहाँ रहेगा, जीरो पर रहेगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हैं, ठीक है। अब देखते हैं लिस्ट के अंदर। अब देखो हायरार्की देखोगे, तो हायरार्की के अंदर लिस्ट के नीचे चार क्लास होती हैं, ठीक है। तो देखो जो चार क्लास होती हैं हम उन्हें पढ़ेंगे एक एक करके, यहाँ पर देख सकते हो हायरार्की के अंदर। उससे पहले मैं आपको लिस्ट के मेथड बता देता हूँ। यही मेथड आपकी जो चारों क्लासेस हैं उनके अंदर होंगे, ठीक है। तो ये जो मेथड है, अगर आपने ये पढ़ लिए तो आपका लिस्ट इंटरफेस के अंदर एरे लिस्ट हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, वेक्टर हो गया, स्टैक हो गया, उन सब के अंदर आपको ये हेल्प करेंगे मेथड, ठीक है। तो इन्हें अच्छे से पढ़ना। द लिस्ट इंटरफेस इंट्रोड्यूस includes all method from collection interface and add several method specific to the list। तो देखो, इसका मतलब ये है कि लिस्ट इंटरफेस के अंदर कलेक्शन इंटरफेस के तो सारे के सारे मेथड होंगे ही पहले से पहले, ठीक है। लेकिन अब जो लिस्ट है आपका, वो कुछ ऐसे भी मेथड है जो खुद से इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो देखो पहला हमारा क्या मेथड है, इसे मैं हाइलाइटर पे लगा देता हूँ। पहला हमारा क्या मेथड है, पहला हमारा मेथड है क्या, वॉइड ऐड इंडेक्स एंड एलिमेंट, ठीक है। आप यहाँ पर मतलब किस इंडेक्स पर ऐड करना चाहते हो आप वो भी बता सकते हो। आपने लिखा ऐड, और यहाँ पर पहले में इंडेक्स पास कर दिया, दूसरे में एलिमेंट पास कर दिया। जैसे कि आपने यहाँ पे लिस्ट देख रहे हो, इसके अंदर आपने फर्स्ट इंडेक्स पे क्या डालना चाहते हो, ऑरेंज, ठीक है। तो आपने इंसर्ट कर दिया ऑरेंज एट द इंडेक्स 1, ठीक है। इतना आगे समझ में। अब देखो दूसरा क्या है, गेट इंडेक्स, ठीक है। मतलब कि आपने गेट लिखा और इंडेक्स यानी कि आपने 2 लिख दिया, ठीक है। तो आपको जो भी दूसरे नंबर का एलिमेंट होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपने एक स्ट्रिंग लिखी है एलिमेंट, और इस एलिमेंट के अंदर जो भी दूसरे नंबर पे होगा एलिमेंट वो मिल जाएगा, ठीक है, रिट्रीव हो जाएगा। फिर आता है सेट इंडेक्स। यानी कि देखो ये जो ऐड वाला होता है ना, ऐड वाला क्या करता है, ऐड वाला यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर उस पोजीशन मतलब कि अगर जैसे कि आप फर्स्ट पे ऑरेंज इंसर्ट कर रहे हो, लेकिन फर्स्ट पर पहले से ही कोई और एलिमेंट इंसर्ट है, पहले से ही है भाई, बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो उसे हटाएगा नहीं, वो उसके एक आगे यानी कि दूसरे नंबर पे उसे क्या कर देगा, ऐड कर देगा, ठीक है। लेकिन सेट क्या करेगा, सेट उसे हटा देगा, ठीक है। सेट क्या करेगा, उसे रिप्लेस कर देगा। यानी कि अगर पहले से कोई 2 नंबर पे है तो उसे वो क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। आई होप इतनी चीजें समझ में आ गई। अब आएगा फिर रिमूव। यार सब पे 1 1 1 आ गया, ये पे 2 1 2 3 कर लेना, ठीक है। अब देखो रिमूव, यानी कि अगर आप इस इंडेक्स के एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हो तो आपने पास किया और ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एलिमेंट भी पास करते हो तो वो भी हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब देखो यहाँ पर है इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर आपने लिख दिया इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपका जो एरे है उसके अंदर 2 बार अगर एप्पल है, ठीक है, 2 बार एप्पल है, तो इंडेक्स ऑफ लिखोगे ना, तो जो एप्पल पहले नंबर पर आ रहा होगा, ठीक है, वो उसका इंडेक्स आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिख दोगे लास्ट इंडेक्स ऑफ अगर आप लिखोगे तो जो लास्ट में आ रहा होगा इंडेक्स उसको वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। चीजें समझ में आ गई।
तो यहाँ पर जैसे कि हम बनाना का इंडेक्स देख रहे हैं, तो बनाना जिस नंबर पे आ रहा होगा वो हमें उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगर वो नहीं होगा ऐसा ऑब्जेक्ट कोई भी वहां पर प्रेजेंट, तो वो क्या कर देगा, -1 प्रेजेंट कर देगा। इसे मैं अभी ऊपर कर दूंगा। ये नीचे चलेगी ये इमेज, ठीक है। आई होप ये चीजें समझ में आ गई। ये मेथड बहुत ज्यादा आपके काम आने वाले हैं। वैसे तो यार 15-20 मेथड है, लेकिन सबके सब थोड़ी ना समझा पाऊंगा, तो मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट इंटरफेस। अब देखो यहाँ पर देखो हमने ट्रेबल देख लिया, कलेक्शन देख लिया, लिस्ट देख लिया, है ना। अब हम देखेंगे क्या, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर एंड स्टैक, ठीक है। तो देखो सर्वरल क्लासेस इन द जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट द लिस्ट इंटरफेस, ठीक है। कौन कौन सी क्लासेस कर रही हैं, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर एंड स्टैक, ठीक है। तो अब हम इन चीजों को इनको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हायरार्की याद रखना, बस इसी से सारी चीजें चल रही हैं। अब देखो एरे लिस्ट क्या होता है। एरे लिस्ट, द एरे लिस्ट क्लास इन जावा इज अ रीसाइजेबल एरे। रीसाइजेबल एरे क्या होता है, अब देखो एरे है तो आपने पढ़ा है। एरे में क्या होता था, जब आपने अगर 10 साइज का एलिमेंट आपने भाई डिफाइन कर दिया, 10 साइज का मेरा एरे होने वाला है, मैं 10 साइज का एरे बनाऊंगा और 10 बंदे इसके अंदर इंसर्ट कराऊंगा, ठीक है। लेकिन अब 11वां बंदा आ जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, आप एरे उसे क्या कर सकते हो, आप उसका जाकर आपको साइज चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपको हार्ड कोड करना पड़ेगा, खुद जाके उसके अंदर साइज चेंज करना पड़ेगा, वो अपने आप चेंज नहीं होगा। अगर आप ऐसे ही कर दोगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट में क्या होता है, एरे लिस्ट में आपका साइज अपने आप चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब आपका अगर कोई नया एलिमेंट आ गया तो वो अपने आप भाई एडजस्ट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लिस्ट इंटरफेस, इट प्रोवाइड अ वे टू डायनेमिकली स्टोर एंड एक्सेस एलिमेंट, ठीक है। मतलब आपको एक डायनेमिकल, ये आप कह सकते हो डायनेमिक एरे, ठीक है, अपने आप चेंज होता है, ठीक है। उसमें आप डायनेमिक स्टोर और एक्सेस कर सकते हो एलिमेंट को, ठीक है। अलोइंग देम टू बी एडेड, रिमूव्ड, एक्सेस बेस्ड ऑन देयर इंडेक्स, ठीक है। लिस्ट का ही प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर, मतलब आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो एलिमेंट को बेस्ड ऑन देयर इंडेक्स, ठीक है। तो की फीचर्स क्या है, रीसाइजेबल है, आप वो अपने आप रीसाइज हो जाता है। रैंडम एक्सेस, आप किसी भी एलिमेंट को बस उसको इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, किस पर, O1 कॉम्प्लेक्सिटी पर, O1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर, ठीक है। लीनियर, ये जो O1 कॉम्प्लेक्सिटी है ना, इस पर आप उसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर। अलोस डुप्लीकेट्स, मतलब आप इसके अंदर डुप्लीकेट भी ऐड कर सकते हो। मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर, जो मैंने आपको पहले समझाया था, वो इंसर्शन ऑर्डर उसका मेंटेन रहेगा हमेशा। कॉमनली यूज कंस्ट्रक्टर, मतलब आप कैसे बनाते हो उसे, ठीक है। अगर आपने एरे लिस्ट करके डिफाइन कर दिया तो वो क्रिएट करेगा एक एम्प्टी लिस्ट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, लेकिन उसका इनिशियल कैपेसिटी, यानी कि उसका जो इनिशियल कैपेसिटी वो 10 एलिमेंट ले पाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही 10 से बढ़ जाएंगे तो वो और बढ़ जाएगा, ठीक है। एरे लिस्ट, आपने एरे लिस्ट लिखा, उसके अंदर आपने इनिशियल कैपेसिटी भी पास कर सकते हो। अगर आपने पास कर दी तो उसकी इनिशियल कैपेसिटी जो आप पास करोगे वो बन जाएगी, ठीक है। अब आपने लिखा एरे लिस्ट, मतलब कि आप किसी और लिस्ट को अपने लिस्ट के अंदर एक्सटेंड कराना चाहते हो, ठीक है। किसी और कलेक्शन को आप एक्सटेंड कराना चाहते हो, तो आपने यहाँ पे कलेक्शन लिख दिया और एक्सटेंड जो भी आपको कराना है वो लिख दिया, ठीक है। तो क्या होगा कि आपकी कोई और लिस्ट एरे के अंदर यहाँ पर एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। मतलब उसका आप यूज कर लोगे। क्रिएट अ लिस्ट कंटेनिंग द एलिमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड कलेक्शन, ठीक है, इन द ऑर्डर दे रिटर्न बाय द कलेक्शन इटरेटर, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हैं आपको, मतलब अगर लास्ट वाला पॉइंट नहीं क्लियर हो ये वाला तो मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतना पता होना चाहिए, बनाना आना चाहिए लिस्ट, और आपको की फीचर्स पता होनी चाहिए, बस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने ये, मतलब मैं आपको वापस से वापस बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको देख लो यहाँ पर, आपके यहाँ पर एलिमेंट आपने लिस्ट एरे में अंदर ऐड कर दिए। यहाँ पर आपने स्पेसिफिक इंडेक्स से ऑरेंज को एक्सेस किया। फिर आपने यहाँ पर इंडेक्स, मतलब अपनी स्ट्रिंग एक फ्रूट है, आपने लिखा गेट इंडेक्स टू, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो भी इंडेक्स टू पे जैसे बनाना है तो आपको मिल गया, ठीक है। सेट एलिमेंट एट इंडेक्स, मतलब आपने सेट लिखा और इंडेक्स लिखा और आपने ये ब्लूबेरी लिख दिया, तो दूसरे नंबर पे क्या सेट हो जाएगा, ब्लूबेरी सेट हो जाएगा, ठीक है। रिमूव लिखा और वन लिखा तो क्या होगा, 1 नंबर का जो भी वो है वो रिमूव हो जाएगा। रिमूव लिखा और आपने वैल्यू लिख दी तो क्या हो जाएगा, आपको वैल्यू जो भी ब्लूबेरी है ढूंढेगा वो और वो रिमूव कर देगा, ठीक है। इटरेट ओवर लिस्ट, मतलब पूरी लिस्ट पे अगर आपको इटरेट करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। बहुत इजी इजी चीजें हैं, बहुत इजी इजी चीजें हैं, ठीक है। बस आपको एक एक बार मेथड पढ़ना है और मैं आगे आपको बताता जाता हूँ। अब आती है लिंक लिस्ट क्लास, ठीक है। जो आपकी लिंक लिस्ट क्लास है वो क्या होती है, आपने लिंक लिस्ट पढ़ी है अपनी डीएस के अंदर, बिल्कुल वही है, बस यहाँ पे डबली लिंक लिस्ट है, ठीक है। मतलब सिंगली लिस्ट नहीं है, आपकी डबली लिंक लिस्ट रहेगी। जो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो लिस्ट है आपकी, डबली लिंक लिस्ट क्या होती है, मतलब कि उसके अंदर आपका एड्रेस भी स्टोर होता है, ठीक है। तो डबली लिंक लिस्ट यहाँ पर बनाई जाती है। मतलब देखो इसके अंदर ये चीज ईजी है कि मतलब आपको यहाँ पर कुछ भी चीज बनानी नहीं है कलेक्शन। अगर आप अलग से लिंक लिस्ट पढ़ने जाओगे जावा के अंदर तो भाई बहुत झंझट का काम है, लेकिन कलेक्शन फ्रेमवर्क से पढ़ रहे हो तो आपको
ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस आपको उसको बनाना है और सारे के सारे मेथड जो भी आपके लिस्ट के अंदर हो रहे हैं वो सारे के सारे मेथड इसके अंदर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक आपका नोड बनता है, ठीक है। नोड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक आपका नोड के अंदर होता है एड्रेस ऑफ प्रीवियस, डेटा और एड्रेस ऑफ नेक्स्ट, ठीक है। यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। समझ में आ गई। अब देखो, द लिंक लिस्ट क्लास इन द जावा इज अ डबली लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ लिस्ट एंड डी क्यू इंटरफेस, ठीक है। मतलब ये डी क्यू इंटरफेस भी है, मतलब डी क्यू के लिए इंटरफेस भी है। क्यों? क्योंकि डी क्यू इंटरफेस है ना, अभी हम आगे देखेंगे, क्योंकि डी क्यू है उसे भी ये इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। उस मतलब DQ इसे इम्प्लीमेंट करता है। इट प्रोवाइड अ वे टू स्टोर इम्प्लीमेंट एलिमेंट्स वेयर ईच एलिमेंट इज अ नोड कंटेनिंग डेटा एंड रेफरेंसेस टू द नेक्स्ट प्रीवियस नोड। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि इसके अंदर जो आपका एलिमेंट होगा यानी कि नोड होगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी। एक तो आपका प्रीवियस एड्रेस होगा नोड का, और आपका नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस होगा, और डेटा पार्ट होगा, ठीक है। लिंक लिस्ट तो आपको पता ही है। दिस अलाउस इफिशिएंट इंसर्शन, मतलब आप अच्छे से इंसर्शन कर सकते हो, उसके अंदर डिलीशन कर सकते हो एट बोथ एंड ऑफ द साइड, यानी कि आप इन स्टार्टिंग में भी इंसर्शन कर सकते हो और लास्ट में भी इंस्ट्रक्शन डिलीशन और इंसर्शन कर सकते हो, ठीक है। की फीचर की बात करें लिंक लिस्ट की, तो देखो डबली लिंक लिस्ट होती है, मतलब उसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, नेक्स्ट और प्रीवियस नोड। और इफिशिएंट इंसर्शन होता है इसके अंदर, मतलब 0 1 पे आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे इंसर्शन हो जाता है। अलोज डुप्लीकेट, मतलब आप इसके अंदर डुप्लीकेट डेटा भी इंसर्ट कर सकते हो। मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर, ये तो चीज़ें सेम ही हैं, बस एक चीज़ याद कर लो, सबके अंदर लिख दो, ठीक है। कॉमनली यूज कंस्ट्रक्टर, मतलब आप कैसे बना सकते हो, एक तो आपने लिंक लिस्ट लिखा, ब्रैकेट लिखा, तो पहले एम्प्टी आपकी लिंक लिस्ट बन जाएगी। लेकिन आपने लिखा इन लिंक लिस्ट और अंदर आपने एक्सटेंड करा लिया एक और कलेक्शन, तो क्या होगा, पहले से जो कलेक्शन बना हुआ है वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया लिंक लिस्ट। इसके भी मैंने यहाँ पर कोड लिख रखे हैं। यहाँ पर आपने ये देखो, लिंक लिस्ट ऐसे बनाते हैं, है ना, लिंक लिस्ट ऐसे बनाते हैं। फिर आपने यहाँ पर आपको एलिमेंट ऐड करने हैं, तो आप बिल्कुल बेसिक ऐसे ऐड कर सकते हो जैसे आपने एरे के अंदर किए थे, एरे लिस्ट के अंदर। फिर आपको कोई अगर आपको एरे अगर आपको कोई भी एलिमेंट बिगिनिंग के अंदर ऐड करना है, ठीक है, तो आपने लिखना है ऐड फर्स्ट, और ऑरेंज क्या होगा, आपका बिगिनिंग के अंदर ऐड हो जाएगा। आपने अगर लास्ट में कोई एलिमेंट ऐड करना है, तो आपने लिखा ऐड लास्ट, और ग्रैप आपका लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। गेट फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, तो आपको क्या लिखना है, गेट फर्स्ट एंड गेट लास्ट, ठीक है। ये चीज़ें बस, ये वाला फंक्शन याद रखना, ठीक है। ये दोनों फंक्शन आपको याद करना, ये इंग्लिश के लिए, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट आपको एलिमेंट रिमूव करना है, तो आपने लिखना है रिमूव फर्स्ट, और लास्ट एलिमेंट को अगर रिमूव करना है, तो आपने लिखना है क्या, रिमूव लास्ट, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट आपका रिमूव हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट आपका रिमूव हो जाएगा। अगर आपको इटरेट करना है, तो वही फॉर लूप लगाओ, स्ट्रिंग आपने इटरेटर बनाया आइटम, और ये लिस्ट पर पूरे पे चलेगा, और आपकी आइटम को आपको क्या कर देगा, प्रिंट करा देगा, ठीक है। कोड आपको समझ में आ गया होगा, फंक्शन आपको समझ में आ गए होंगे, की फीचर आपको समझ में आ गए होंगे, लिंक लिस्ट के, ठीक है। अब देखो, वेक्टर क्लास। अगर हम वेक्टर क्लास की बात करें, तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। पहली बात तो आप ज़्यादातर एरे का यूज़ कर रहे होंगे या लिंक लिस्ट का यूज़ कर रहे होंगे, एरे का ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बस बिल्कुल लिस्ट की तरह है, सब कुछ इसके अंदर एरे के तरह, एरे लिस्ट की तरह है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ होती है कि ये सिंक्रोनाइज्ड होता है। सिंक्रोनाइज्ड का क्या मतलब होता है, सिंक्रोनाइज्ड का मतलब ये होता है कि आप एक टाइम पर एक ही काम कर रहे होंगे, ठीक है। आपने आपने ये पढ़ा है क्या, एक टाइम पर मल्टीपल चीजें एक साथ हो रही होती हैं। हाँ, आपने पढ़ा है, आपने पहले पढ़ा है, ठीक है। आपने मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो मल्टी थ्रेडिंग में क्या हो रहा है, होता है मल्टीपल थ्रेड आपके एक साथ एक ही डेटा पर काम कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, आपका टाइम बच जाता है, ठीक है। तो लेकिन वेक्टर क्लास में क्या होगा, वो सिंक्रोनाइज रहेगा। एक टाइम पर अगर कोई थ्रेड एक पर काम कर रहा है, तो वो उसे लॉक कर देगा, और कोई और थ्रेड उस पर काम नहीं कर पाएगा। इससे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन आपकी कोई भी डेटा के अंदर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। द वेक्टर क्लास इन द जावा इज अ रीसाइजेबल एरे। रीसाइजेबल एरे होता है, आपको पता है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लिस्ट होता है, सिमिलर टू द एरे लिस्ट होता है, बट विद द की डिफरेंस इट इज सिंक्रोनाइज। मीनिंग मीनिंग क्या है इसकी, इट इज थ्रेड सेफ। थ्रेड सेफ का मतलब क्या होता है, थ्रेड सेफ का मतलब आपका वो क्या है, सिंक्रोनाइज है, इतना ही मतलब समझो। मैंने आपको जो बताया वो याद रखो, ठीक है। एंड इज अ पार्ट ऑफ लेगेसी कलेक्शन क्लासेस। लेगेसी कलेक्शन क्लासेस है हमारी, जिसके अंदर जो री इंजीनियर टू द इम्प्लीमेंट टू द लिस्ट इंटरफेस, मतलब ये बाद में आया था, जो वेक्टर था ना, बाद में ऐड हुआ था, आपकी सारी चीजें देखकर कि कोई कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब देखो, की फीचर की बात करें वेक्टर की, तो ये सिंक्रोनाइज होता है, सबसे पहला तो यही है। ये तो जरूर पूछेगा आपसे, डिफरेंस पूछेगा ना, जैसे ही एरे लिस्ट में और वेक्टर के अंदर आपको यही चीज चिपका के आ जानी है, भाई सिंक्रोनाइज होता है ये। रीसाइजेबल एरे होता है, ये आपको पता है। अलाउ डुप्लीकेट एंड मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर, ठीक है, ये भी चीजें आपको पता है। कॉमनली यूज कंस्ट्रक्टर, आप वेक्टर ऐसे बना सकते हो, है ना, इजीली आपको वेक्टर बन जाएगा। अगर आपको किसी इनिशियल कैपेसिटी देनी है, तो आप ऐसे बना सकते हो। अगर आपको इनिशियल कैपेसिटी के साथ को इंक्रीमेंट भी देना है कि इतना इंक्रीमेंट हो, मतलब कि जैसे अगर आपकी इनिशियल कैपेसिटी पूरी हो जाती है, तो कितना इंक्रीमेंट हो उसमें, ठीक है। मतलब कि जैसे आपका 10 साइज का एरे है, तो वो आप
मतलब 11वां एलिमेंट अगर इंसर्ट करें तो उसकी इनिशियल कैपेसिटी मतलब बढ़ कितनी जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर दे सकते हो इनिशियल इंक्रीमेंट। और आप यहाँ पर अगर आप किसी और कलेक्शन को आप इसके अंदर एक्सटेंड कराना चाहते हो तो आप ये भी पास करा सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर है एकदम। अब नेक्स्ट यहाँ ये और देख लेते हैं वेक्टर के आपके कुछ फंक्शंस। तो देखो यहाँ पर आपने वेक्टर ऐसे बनाते हैं, देख लो इजी है। वेक्टर बना लिया, वही है लिंक लिस्ट बनाया था। यहाँ पर लिंक लिस्ट की जगह आपने क्या लिख दिया, वेक्टर लिख दिया। एरे लिस्ट की जगह क्या लिख दिया, वेक्टर लिख दिया। यहाँ पर आपने क्या लिखा, आपने वेक्टर के अंदर कोई भी आपने एलिमेंट ऐड करे, ये लिख दिया। वेक्टर बनाना चाहिए आपके वेक्टर के अंदर ऐड हो गए। अब आपको पहला इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो नहीं, पहले इंडेक्स पे आपको ऑरेंज एलिमेंट को क्या करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है। तो आपने क्या लिख दिया, ऐड करना है। तो 1 एलिमेंट पे क्या आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा, ठीक है। सो आप यहाँ पर ऐड करोगे, यहाँ पर 1 पे आ जाएगा। अब देखो, गेट एलिमेंट एट इंडेक्स, अगर आपको किसी इंडेक्स से आपको एलिमेंट चाहिए तो आपने फ्रूट में क्या, फ्रूट के अंदर क्या कर दिया, आप स्टोर करा रहे हो उसे। तो वेक्टर डॉट गेट टू, तो टू पर क्या है, बनाना है। तो बनाना आपका क्या आ जाएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर आएगा सेट एलिमेंट एट इंडेक्स, अगर आपको किसी एलिमेंट मतलब किसी इंडेक्स पर अगर आपको एलिमेंट सेट करना है तो आपने लिख दिया टू, और ब्लूबेरी जाकर उस पर सेट हो जाएगा, ठीक है। रिमूव एलिमेंट बाय द इंडेक्स, अब आप क्या क्या होगा, अगर आप इंडेक्स के थ्रू रिमूव करना चाहते हो तो एलिमेंट, तो आपने लिख दिया 1। और यहाँ पे जो 1 पे होगा, जैसे कि आपने 1 पे ऑरेंज डाला था तो वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। रिमूव एलिमेंट बाय द वैल्यू, अब आप किसी वैल्यू से, जैसे कि आपने ब्लूबेरी को आप रिमूव करना चाहते हो, ब्लूबेरी है भाई, नहीं है। तो यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि वो आ जाएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ब्लूबेरी तो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं एग्जिस्ट करता, तो है ये रहा, हमने डाला तो है सेट एलिमेंट इंडेक्स, तो 2 पर होगा ना, तो ये रिमूव हो जाएगा। अब आपको ट्रेड करना है तो आपने ये वही फोर लूप लगा दिया और ये ट्रेड हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर ये स्पेसिफिक आपके वेक्टर के लिए, चेक इफ वेक्टर कंटेन स्पेसिफिक एलिमेंट। तो आपने लिखा वेक्टर डॉट कंटेन्स एप्पल, क्या कंटेन कर रहा है वेक्टर, एप्पल नहीं, एप्पल कंटेन कर रहा है, ठीक है, कर रहा है। तो वो क्या कर देगा, आपको दे देगा, हाँ भाई कर रहा है, ठीक है। तो आपने अगर वेक्टर का साइज लिखना है तो आपने लिख दिया वेक्टर डॉट साइज। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी बहुत इजीली। अब देखते हैं स्टैक क्लास। स्टैक क्लास क्या होती है, ठीक है। बेसिकली अब आपने वेक्टर तो पढ़ लिया, है ना। तो देखो यहाँ पर अगर आप हायरार्की देखो, ठीक है, ये रही हायरार्की। तो देखो यहाँ पर जो है ना, ये रहा एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और वेक्टर, ठीक है। और ये जो लिंक लिस्ट है वो किसका इंटरफेस भी है और ये इसका भी है, ठीक है। मतलब कि अरे डी क्यू का भी है, मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, पहले। तो ये तो अभी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ पे देखो, ये जो स्टैक है, स्टैक किसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, वेक्टर को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब कि वेक्टर क्लास को ले रहा है, ठीक है, एक्सटेंड कर रहा है। तो स्टैक के पास वेक्टर की भी क्वालिटीज होंगी। तो वेक्टर की क्या क्वालिटी होती है, सिंक्रोनाइज्ड। तो स्टैक हमारा क्या होगा, सिंक्रोनाइज्ड होगा, ठीक है। चीजें क्लियर। द स्टैक क्लास इन जावा इज अ सब क्लास ऑफ वेक्टर, ये किसकी सब क्लास है, वेक्टर की सब क्लास है, मैंने अभी आपको बताया था। दैट इम्प्लीमेंट लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। मतलब ये वेक्टर के अंदर एक चीज और ऐड कर देता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक का मतलब पता है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है, पर लीफो, जो भी एलिमेंट लास्ट में एंटर करेगा वो पहले रिमूव होगा, ठीक है। stack of the object, it provide method to push the element into the stack and pop them off, allowing the stack to operate as a LIFO data structure, ठीक है। तो ये चीज़ तो इजी है, मतलब आपने पढ़ी है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो मैं ज़्यादा नहीं जा रहा घुस रहा इसके अंदर। की फीचर क्या है इसका, लिफो मतलब कि क्या है, लास्ट एलिमेंट अगर आपका ऐड होगा तो वो फर्स्टली मूव होगा। एक्सटेंड वेक्टर, वेक्टर को ये एक्सटेंड कर रहा था, इसका मतलब क्या है कि ये भाई सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है। Since stack extend vector, it inherit all the property method of vector, but it include specific method for stack operation। मतलब इसके पास है ना भाई, अपनी खुद की मेथड्स होती हैं स्टैक ऑपरेशन के लिए। क्योंकि लिस्ट के अंदर कहाँ था, पुश पॉप, ठीक है, लेकिन इसके अंदर होता है, ठीक है। तो मतलब इसकी अपनी स्पेसिफिक मेथड होती है, ठीक है। अभी हम देखेंगे थ्रेड सेफ होता है, क्यों भाई वेक्टर को वो कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, तो थ्रेड तो सेफ होगा ही, ठीक है। इतना आगे समझ में। कॉमनली यूज कंस्ट्रक्टर, डायरेक्टली के लिखा कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर आपका एम्प्टीली आपका बन गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक मैंने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिख रखा है, तो यहाँ पे बना रखा है। तो देखो यहाँ पर एक हमारा क्या है, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, स्टैक है, ठीक है। एक स्टैक बना रखा है, इसके अंदर क्या है, पहले डेटा आपने क्या डाला, 4, फिर डाला 3, फिर डाला 2, फिर डाला 1। अब जब इसे पॉप करेंगे तो लास्ट में क्या डाला था, 1, तो 1 आपका पॉप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप पुश कर रहे हो, यहाँ से आप पॉप कर रहे हो, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखते हैं क्या कॉमनली यूज्ड मेथड इन स्टैक, ये पूछे जा सकते हैं मुझे लग रहा है, ठीक है। पहला आपका है पुश। पुश क्या करेगा भाई, एलिमेंट आपका जाके पुश कर देगा टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। पुश द स्पेसिफिक एलिमेंट ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। पॉप क्या करेगा, जो भी टॉप ऑफ द स्टैक एलिमेंट होगा उसे रिमूव कर देगा, ठीक है, और रिटर्न कर देगा।
पीक क्या करेगा, रिटर्न द एलिमेंट ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक विदाउट रिमूविंग इट। पॉप क्या करेगा, उसे रिमूव भी कर देगा, भाई दे तो देगा लेकिन रिमूव भी कर देगा, ठीक है। पीक क्या करेगा, उसे रिमूव नहीं करेगा पर आपको दे देगा वो, ठीक है, अगर आपको चाहिए। बूलियन एम्प्टी, ये बताएगा भाई एम्प्टी तो नहीं है वो, ट्रू करेगा इफ द स्टैक इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है स्टैक तो ये ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स। अगर आपको कोई भी एलिमेंट सर्च करना है अपने स्टैक के अंदर तो आप कर सकते हो, मतलब इंडेक्स डालकर यहाँ पर इंडेक्स भी मिल जाएगा आपको, यहाँ सॉरी यहाँ पर रिटर्न द वन बेस्ड इंडेक्स पोजीशन, मतलब आपको जैसे कोई एलिमेंट अगर आपको फर्स्ट पे पड़ा है तो आपको मिलेगा 0, अगर 2 पे है तो वो आपको 1 मिलेगा, क्योंकि 0 पे इंडेक्सिंग होती है ना, अगर वो एलिमेंट नहीं मिलता तो रिटर्न कर देगा 1। चीज़ें क्लियर, सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। लेक्चर बड़ा होता जा रहा है, मुझे खुद डर लग रहा है। अब देखो यहाँ पर स्टैक कैसे बनाते हैं, स्टैक स्ट्रिंग, आपने लिखा स्टैक और न्यू करके आपने क्या क्या लिख दिया स्टैक, ठीक है। ये अब यही ऐसे ही तो बनाते हैं सारी चीजें, ऐसे ही बनाते हैं हम स्टैक को भी, ठीक है। तो आपका स्टैक बन गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये रही, आपको आपको अगर ऐड करना है एलिमेंट तो आप क्या करोगे, पुश का यूज करोगे, यहाँ पर ऐड का यूज नहीं करोगे। तो देखो यहाँ पर आपका क्या बन गया होगा, एक एक आपका स्टैक बन गया होगा, ठीक है। जैसे आपने स्टैक बनाया आपका एक, ये क्या है यार, गंदा सा स्टैक बनाया, इरेज करो इसे। तो देखो यहाँ पर आपने ना क्या किया होगा, एक स्टैक बन गया होगा, ठीक है। ये आपका स्टैक बन गया होगा। अब देखो आपने क्या लिखा है, स्टैक डॉट पुश एलिमेंट एप्पल। तो देखो सबसे पहले क्या आ गया होगा, आपका एलिमेंट एप्पल आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे APP लिख देता हूँ। फिर आ गया होगा आपका बनाना, यहाँ पर आपका बनाना आ गया होगा, ठीक है। फिर आपका क्या आ गया होगा, चेरी आ गया होगा, ठीक है। तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, आपका चेरी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझो। पीक एट द टॉप एलिमेंट, अगर आपको पीक आपने फंक्शन कॉल किया तो ये क्या देगा, टॉप ऑफ द एलिमेंट। तो टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या है, चेरी, तो चेरी आपका प्रिंट हो जाएगा। पॉप द टॉप ऑफ द एलिमेंट, तो ये क्या कर देगा, चेरी को भाई रिमूव कर देगा। तो चलो चेरी को रिमूव कर देते हैं, चेरी आपका रिमूव हो गया, ठीक है। अब क्या लिखा है, चेक इफ द स्टैक इज एम्प्टी, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स, भाई इसके अंदर तो है एलिमेंट। सर्च फॉर एन एलिमेंट वन बेस पोजीशन, तो देखो आपने यहाँ पर क्या सर्च किया, यहाँ पर आपने सर्च किया बनाना, तो ये कौन सी पोजीशन पे है, 1 पे है, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे बनाना मिल गया, ठीक है। फिर आपने क्या, इटरेट ओवर द स्टैक, तो ये क्या आपको जो स्ट्रेट ओवर द स्टैक, अगर आपको पूरे उस पे इटरेट करना है तो आपने लिख दिया नॉट स्टैक डॉट एम्प्टी। नॉट स्टैक डॉट एम्प्टी क्यों लिख दिया, क्योंकि एम्प्टी पे जो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो नॉट लिख दिया तो ये क्या मतलब क्या कर देगा, ये मतलब एम्प्टी नहीं होगा तब तक चलेगा, ठीक है। जैसे ही एम्प्टी हो जाएगा ये चलना बंद हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये आपके प्रिंट कराता जाएगा और पॉप को क्या, पॉप यानी कि उसे रिमूव करता जाएगा और प्रिंट कराता जाएगा, ठीक है। चीजें समझ में आ गई सारी, आई होप सारी चीजें समझ में क्लियर होंगी। अब देखो ये देखो हायरार्की, हमने हायरार्की में कितनी चीजें कवर कर ली। यहाँ पर हमने सारी चीजें मतलब मैक्सिमम कवर कर ली, ट्रेबल देख लिया, कलेक्शन देख लिया, लिस्ट देख लिया, ये चारों चीजें देख ली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इन सबको, है ना। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, थैंक यू सो मच। अगर सारी चीजें समझ में आई हैं सो प्लीज़ एक बार कमेंट कर देना, अच्छा था, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है जल्दी से जल्दी पढ़ो ये सारी चीज़ें और पेपर में लिख कर आना अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।